डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि जो वाटर किसी सब्सटेंस से वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। तो इसमें देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एनहाइड्रस CaCl2 भी एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से एक है। और कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक स्पीसीज़ को डिहाइड्रेट करने में यूज़ होता है, जैसे कि अमोनिया को डिहाइड्रेट करना तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फ्लोरीन को डिहाइड्रेट करना हो तो हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एनहाइड्रस CaCl2 का यूज़ हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए कर देते हैं। और P2O5 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इन सब का मॉइस्चर सबके साथ, जैसे अगर हम F2 को भी रेक कराएं तो F2 को भी एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 को भी कर देगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड से को भी डिहाइड्रेट करता है। H2SO4 को भी अगर P4O10 के साथ या P2O5 के साथ ट्रीट किया जाए तो उसको डिहाइड्रेट करके SO3 और खुद HPO3 बना देता है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी ये दोनों भी अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सॉल्वेबल प्रोसेस में NO2CO3 बनाते हैं और सॉल्वेबल प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट है उस बाई प्रोडक्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं Na2CO3 के साथ और फिर ट्रीट करें KO2 के साथ। अब हमें बताना है कि बाई प्रोडक्ट को ट्रीट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिल गए उसको हीट किया और उससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही तो उस गैस में हमें एटॉमिसिटी बतानी है। ठीक है। देखिए ज़रा, तो सॉल्वेबल प्रोसेस इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। इनकी प्रिपरेशन में करते हैं। रिएक्शन क्या होती है, तो अमोनिया को CO2 और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो NH4HCO3 फॉर्म होता है और इसको फर्दर NaCl के साथ ट्रीट करके NaHCO3 सॉलिड और NH4Cl बना लेते हैं। अच्छा, इस NH4Cl को रिकवर करने के लिए इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अमोनिया और खुद कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। इस अमोनिया को यहाँ रिकवर कर देते हैं। अब देखो, ये हो गया इसका बाई प्रोडक्ट। इसके बाई प्रोडक्ट को जब हम Na2CO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो प्रोड्यूस हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 और इनमें CO2 के साथ KO2 रिएक्ट कर सकता है। KO2 इज कॉल्ड एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्पेसेस, बहुत कम स्पेस वाले या फिर सबमरीन्स में CO2 एब्जॉर्ब करके O2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो KO2 प्लस CO2 आपस में रिएक्ट करके K2CO3 और O2 बनाते हैं। अब यहाँ CO2, अब देखो है क्या कि सॉल्वेबल प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है उसको ट्रीट किया हमने Na2CO3 से तो कंपाउंड X बनता है। X को हीटिंग पे डिकम्पोज Y बनता है। Y इज एब्जॉर्ब बाई KO2 तो KO2 से एब्जॉर्ब CO2 हो रहा है, यानी CO2 ही Y है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स इज 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में ऐसा कह रहा है कि Xgf2 इनमें से किन स्पीसीज़ को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो Xgf2 उन सभी स्पीसीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा जिनका SRP इसके SRP से कम है। Xgf2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका SRP जो है वो 2.64 है। इससे ज़्यादा SRP केवल F2 का है। F2 से F- का SRP इज़ 2.87। तो केवल ये F2 से F- यानी F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बाकी HBr से HI, अमोनिया, CrF2, PT और S8 सबको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। ये इनकी हमारे पास गिवन रिएक्शंस हैं, इसमें देख रहे हैं कि सब ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू करेगा और फाइनली वाइट करेगा। तो देखो, रेड को ब्लू करता है, रेड को ब्लू करने का काम बेसिस करते हैं।
तो कौन बेसिक है, पहले हमें ये चेक करना है कि कौन बेसिक है। दूसरी चीज़ है कि फाइनली वाइट कर रहा है, तो फाइनली वाइट को कैसे पता चलेगा, तो जो ब्लीचिंग एजेंट होंगे वो कलर को फाइनली ब्लीच करके वाइट कर देंगे, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लू हो। ठीक है, अब देखो एक एक कंपाउंड को देखते हैं। Al2O, इसमें लिथियम +1 में है और ऑक्सीजन -2 में है। ऑक्सीजन -2 में है तो यहाँ पेरोक्साइड लिंक नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं है। सो ये वाला जो है ये बेसिक तो है पर ब्लीचिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। KO3 ये बेसिक भी है और ओजोनाइड होने की वजह से O3- के फॉर्म में है, तो ये बेसिक के साथ ही साथ ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करेगा। RbO2 रुबिडियम +1 O2- में है, तो ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं, तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी है और बेसिक भी है। CS2O2 सीजियम प्लस में है और O2- सुपर ऑक्साइड है, नहीं सॉरी परऑक्साइड है, ये बेसिक भी हो जाएगा और ब्लीचिंग एजेंट भी है। BeO MgO और BA और SRO ये बस बेसिक हैं, ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। जबकि BaO2 देखेंगे कि BaO2 एक बेसिक स्पीसीज़ भी है और ब्लीचिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। तो देखेंगे ये 4 स्पीसीज़ बेसिक भी हैं और ब्लीचिंग एजेंट का भी काम कर रही हैं। सो ये लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को ब्लू और फाइनली वाइट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इन कंपाउंड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इनमें से कौन से रेस्पेक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो देखेंगे कि जब मेटलर्जी में हम डिफरेंट मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास एक्सट्रैक्शन के कई सारे प्रोसेस हैं। सबसे जो बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनके लिए सेल्फ रिडक्शन होता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए हम कार्बन रिडक्शन का यूज़ करते हैं, और जो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनके लिए मेटल रिडक्शन करते हैं, और जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कॉपर, Hg, Sb और Pb इनके लिए यूज़ किया सेल्फ रिडक्शन। Pb, Fe, जिंक और टिन इनके यूज़ करते हैं कार्बन रिडक्शन। क्रोमियम बोरॉन के लिए हम मेटल रिडक्शन यूज़ कर लेते हैं, और S ब्लॉक और एल्यूमिनियम के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। तो इनमें देखिए कितने S ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं, एक ये हो गया, 2 और ये 3, और एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। तो इनमें 4 कंपाउंड हो गए जिनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन करेंगे। तो NaCl, MgCl2, Al2O3 और कैल्शियम क्लोराइड, आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इस 37 में पूछा जा रहा है कि ये जो सारे बाइकार्बोनेट दिए गए हैं इनमें से कितने बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम ये ध्यान रखें कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन से बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं। तो लिथियम का बाइकार्बोनेट नहीं करता, सोडियम का करता है, पोटेशियम का करता है, रुबिडियम का करता है और सीजियम का करता है। और इनके अलावा एक और कैटायन है अमोनियम आयन, केवल इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा किसी का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो लिथियम का बाइकार्बोनेट का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। सोडियम लिथियम का नहीं करेगा, सोडियम का कर जाएगा। कैल्शियम का नहीं करेगा, पोटेशियम का कर जाएगा। अमोनियम का कर जाएगा और बेरियम का नहीं करेगा, मैग्नीशियम का नहीं करेगा। तो कितने का नहीं करेगा, तो अपने पास हो गया 1, 2, 3 और 4। इन चारों के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें से ऐसा पूछा जा रहा है कि कितने एसिड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस एग्जिबिट करेंगे हीट करने पे। तो ऑक्सैलिक एसिड में देखें तो ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3,
हीट करने पे ये CO2 और वाटर में CO2 CO और वाटर में टूट जाता है। कैसे? तो हीट करके हम इसका वाटर निकाल दें, वाटर निकालेंगे तो बचेगा C2O3, और C2O3 को दो पार्ट में CO और CO2 में ब्रेक कर रहे हैं, तो एक +4 में चला गया और एक +2 में चला गया। तो यहाँ देख रहे हैं +3 से +2 एंड +4 में जा रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है। फॉस्फरस के जितने भी एसिड्स आते हैं, H3PO3 हो या H3PO2 हो, ये सारे एसिड्स फॉस्फरस के केस में हीट करने पे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +5 एंड लोवेस्ट -3 में डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। फॉस्फरस के सारे एसिड्स, चाहे वो +3 वाला हो चाहे वो +1 वाला हो, ये दोनों एसिड हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। ठीक है। वैसे ही हम नाइट्रोजन के एसिड में भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो HNO2 है वो हीट करने पे HNO3 हाईएस्ट में और NO में टूट जाता है, NO में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। HCl को हीट करें तो ये HCl3 और HCl में डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। H2SO3 को हम हीट करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट ना करके वाटर और SO2 प्रोड्यूस कर देता है, और H2SO4 को हीट करने पे नो रिएक्शन, एंड HCl3 को हीट करते हैं तो HCl4 एंड Cl2। कुछ रिएक्शंस इसमें इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें रिएक्शन ध्यान रखनी चाहिए, और ये दोनों रिएक्शंस तो ये तीनों रिएक्शंस तो NCERT की हैं, तो ये दोनों रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक हैं, NCERT में मेंशन है, तो हमें ये इन्हें ध्यान रखना है, ये और ये को। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है कि SOCl2 कितने के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो SOCl2 ऐसा है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो जो ग्रुप्स इसको OH ग्रुप, जिन ग्रुप से इसको OH मिलेगा तो उनसे ये OH लेके S डबल बॉन्ड O OH और OH बनाएगा, और ये फर्दर SO2 और वाटर में टूट जाएगा। अब जो इसको OH ग्रुप दे दे उसके साथ ये रिएक्ट करके H2SO3 और फिर SO2 और वाटर बनाएगा। तो अब हमें देखना है इनमें से कौन कौन सा दे सकता है। तो वाटर से OH मिल जाएगा, हाँ वाटर से हाइड्रोसिस हो जाएगी। HCl से नहीं मिल सकता। इथेनॉल से OH मिल जाएगा, HBr से नहीं मिल सकता। तो वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा और D2 हो जाएगा। टोटल 6 स्पीसीज से इसको OH ग्रुप मिल जाएगा, और जिससे ये H2SO3 में कन्वर्ट होगा और फाइनली SO2 में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। HF वैसे तो एक वीक एसिड है, बट जब हम इसमें ASF5 ऐड करते हैं तो HF ASF5 के साथ रिएक्ट करके ASF6 बना लेता है। और ASF6 की खास बात है कि इसमें स्टेरिक नंबर देखें तो आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली में तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 6 हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड बना रहा है, तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में देखें तो ऑक्टाहेड्रल में ये चारों को अगर एक पेयर में माने तो ये बॉन्ड एंगल 90 490 के बॉन्ड एंगल ये हो गए। बाकी 1 2 3 और 4 ये, तो 4 4 8। वैसे ही नीचे से भी 4 1 2 3 और 4, तो टोटल यहाँ 12 बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हम NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ। देखो, NaOH एक बेस है, और जब हम इसके साथ PbO की रिएक्शन कराएंगे तो PbO तो एम्फोटेरिक है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का बिहेवियर दिखाएगा। और जब हमें PbO का एसिड सोचना है तो हम PbO के फॉर्मूले में एक वाटर ऐड करें तो ये बन जाएगा H2PbO2, और NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2PbO2। जब हम इसको SnO2 के साथ ट्रीट करेंगे, SnO2 भी एम्फोटेरिक है, बट इसको यहाँ पे बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करना पड़ेगा, क्योंकि NaOH यहाँ बेस का काम कर रहा है। तो SnO2 के फॉर्मूले में एक वाटर जोड़े तो बन जाएगा H2SnO3, और दोनों एसिडिक H निकाल दें तो Na2SnO3। जब हम इसको ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम प्लस वाटर के साथ, तो एल्यूमिनियम
ज़ीरो में है, हाइड्रोजन वाटर में जो हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडाइज करेगा H2 में और खुद अपना ऑक्साइड्स बनाएगा Al2O3 जो वाटर के साथ मिल के H2Al2O4 यानी ये हो गया HAlO2 और ये HAlO2 NaOH के साथ एसिड बेस करके फाइनली बना देगा NaAlO2। अब इसमें देखेंगे कि इसमें टोटल 5 एटम्स हैं, इसमें टोटल 5 एटम है, इसमें टोटल 6 एटम है और इसमें टोटल 4 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 5 + 6 11 + 4 दैट इज 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 मैचिंग का सवाल है, इसमें कुछ रिएक्शंस दी हुई है और हमें प्रोडक्ट बताते हैं। तो देखो बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो बोरेक्स को हीट करने के बाद NaBO2 + B2O3 बनता है और NaBO2 + B2O3 को कहते हैं हम बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड। और ये बोरेक्स बीड इज ट्रांसपेरेंट होता है और इसका यूज़ कलर्ड मेटल आयंस के डिटेक्शन में किया जाता है। अच्छा, B2H6 को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो B2H6 वाटर के साथ रिएक्ट करके तो देखेंगे वाटर में हाइड्रोजन H+ में है और B2H6 में माइनस में है, तो H+ और H- आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं और बोरॉन को OH मिल जाता है। तो ये H3BO3 या BOH होल थ्राइस बना देता है। B2H6 को अमोनिया के साथ एक्सेस अमोनिया के साथ हीट करें तो ये बोरॉन नाइट्रेट BnX प्रोड्यूस कर देता है, इसका ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है। और BCl3 को अगर एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H- में है, ये H- इस बोरॉन पे SN2 और Cl को बाहर कर देता है, तो यहाँ बन जाता है B2H6 + लिथियम क्लोराइड + एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो मैच कराएं तो A का हो जाएगा S, B का R, C का P और D का Q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पहले में NaNO3 की हीटिंग है 500 डिग्री सेल्सियस पे। NaNO3 को जब हम 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये NaNO2 + O2 प्रोड्यूस करेगा। अब NaNO2 + O2 में देखेंगे कि O2 इज पैरामैग्नेटिक और NaNO2 इज डायामैग्नेटिक, तो ऑप्शन P और Q दोनों हो जाएगा। अच्छा, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, बट NO2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो NO2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा NO। वैसे अगर इसका RS बनाया जाए तो RS ऐसा दिखेगा, और अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए PQS। अच्छा, यहाँ R दे रखा है तो उसको S कर गए PQS। K + O2 के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो KO2 बनेगा, इसमें K + NO2 माइनस में है और यहाँ पे देखेंगे O2 माइनस में है, O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड आयन एंड सुपर ऑक्साइड में देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते तो Na2O2 बनता है, इसमें Na+ में होगा और O2 2 माइनस में है। O2 2 माइनस इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है और ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज है। वैसे ही पोटेशियम को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो K + अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाता है और इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए तो ऑप्शंस मैच करें। पहले का हो गया QS, दूसरे का हो गया B का हो गया QS और C का देखेंगे कि C का ऑप्शन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज 1 एंड डायामैग्नेटिक, तो C का ऑप्शन हो जाएगा P एंड R एंड D का हो जाएगा Q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में हम अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग कर रहे हैं। तो
अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग के बाद देखेंगे कि दो तरीके के एनायंस होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन है अमोनियम सॉल्ट के साथ तो N2 बनता है, और अमोनियम नाइट्रेट के केस में क्या होता है, केस में N2O बन जाता है। अच्छा, अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीकली ऑक्सीडाइजिंग हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीकली ऑक्सीडाइजिंग, तो इसके केस में अमोनिया प्रोड्यूस हो जाती है। तो अमोनियम क्लोरेट में, पर क्लोरेट में देखेंगे कि पर क्लोरेट एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, सो यहाँ N2 बनता है और Cl2 प्लस O2 प्लस वाटर। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और सारी की सारी ये तीनों गैस हैं और हाई टेम्परेचर पे वाटर के वेपर बनेगा, तो नो रेसिड्यू रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर हो रही है, N2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो ए का हो जाएगा PQR। बी ऑप्शन में देखें तो अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन होने की वजह से अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा। तो यहाँ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, और ये सारे गैसेस हैं और हाई टेम्परेचर पे वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। सो यहाँ पर भी कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा और इट इज़ ए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें तो ये ग्रीन वॉल्केनो रिएक्शन है, ये N2 गैस प्लस Cr2O3 सॉलिड प्लस वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे देखेंगे ये दोनों तो गैस है पर ये सॉलिड है, तो यहाँ रेसिड्यू बच जाएगा और इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है और साथ में Mg2P2O7 का PPT बन जाएगा। तो डी ऑप्शन देखेंगे, अमोनिया प्रोड्यूस होगी और PPT बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में BF3 के बारे में है। तो BF3 में बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीडाइज नहीं होगा और F- को तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते केमिकल मेथड से, तो ये K-4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। साथ में जब हम इसको KOH में डिज़ोल्व करेंगे तो KOH में डिज़ोल्व होकर KF प्लस KBOH4 बना देता है और वाटर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और इट इज़ ए कलरलेस गैस, सो BF3 कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड but being acidic dissolved in KOH changes color of litmus and it is colorless gas. HCl KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज होकर Cl2 प्रोड्यूस कर देता है और Mn+2 बना देते हैं। HCl gets oxidized to Cl2 and HCl एक एसिडिक गैस है और जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये H+ और Cl- प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और साथ में लिटमस पेपर को भी रेड से ब्लू कर देगा। नेक्स्ट है SO2। SO2 को जब हम KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो SO2 KMnO4 के साथ रिएक्ट करके SO4-2 बना देता है और Mn+2 बना देता है। SO2 एक कलरलेस गैस है और इसका सॉल्यूशन वाटर में एसिडिक होता है और ये KOH के साथ रिएक्ट करके K2SO3 बनाएगा। तो SO2 प्लस KOH आपस में रिएक्ट करके K2SO3 बनाते हैं। F2, तो F2 KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि F2 इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और KOH के साथ F2 रिएक्ट करता है और KOH के साथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। KOH अगर डाइल्यूट रखा है तो डाइल्यूट KOH में OF2 बनता है और NaKF बन जाएगा और वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये लिटमस सॉल्यूशन को ब्लीच कर देगा क्योंकि F2 इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी वजह से ये लिटमस पेपर को ब्लीच कर देगा और साथ में इट इज़ द एलियो-कलर्ड गैस और द कलर इज़ ड्यू टू होमो-ह्यूमो ट्रांजिशन। ठीक है, तो F2 का कलर एलियो होता है, सारे हाइड्रोजन्स का कलर एलियो है, और किसकी वजह से, तो होमो-ह्यूमो ट्रांजिशन की वजह से। चलिए, थैंक यू।